तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे शिक्षक साथी, भावी शिक्षक एवं शिक्षिका जो बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों मार्केट में एडुटेरिया का जो सेट है प्रवीण कुमार सर का है, उसका मैं आज प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 का डाल चुका हूं। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत ही जल्दी मैं दोस्तों सेट को स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो किस स्थल से मिले हैं, तो वह दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों। कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो को उत्खननकर्ता कौन थे, तो आर.डी. बनर्जी थे, ध्यान रखिए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने की थी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इसका नाम भी जो इसका रचना किया मेगास्थनीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत और 10 राजाओं के बीच दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। तो किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों परूसनी नदी के तट पर। कहाँ पे दोस्तों, परूसनी नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। और ये इसमें ऋग्वेद में दोस्तों इसका वर्णन किया गया। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जगह पे हुआ था दोस्तों, जो नेपाल की तराई में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों उनका, तो कुशीनगर में हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है दोस्तों। तो विक्रम संवत का जो आरंभ है दोस्तों एग्जैक्ट जो है 58 ईस्वी पूर्व है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सबसे क्लोज दिया गया है दोस्तों 57 ईसा पूर्व है, तो यही इसका बेस्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी दोस्तों। गुप्त शासकों की मतलब उसका अपना राजकीय भाषा मतलब राजभाषा क्या था दोस्तों, तो उसकी राजभाषा क्या थी दोस्तों बताइए, तो उसकी राजभाषा थी संस्कृत, ठीक है। इसीलिए दोस्तों प्राचीन काल से दोस्तों संस्कृत का हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो वो करवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद जो गजनवी था दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि दोस्तों अगर वैसे पूछा जाए सिंपल में तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था, तो किस राजवंश ने किया था दोस्तों, तो खिलजी राजवंश ने दोस्तों क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत में दोस्तों, ठीक है, सबसे कम समय तक शासन किया था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो किया था वो है तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था, तो कितने सूबों में विभक्त था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 15 सूबों में विभक्त था दोस्तों। सूबों का मतलब हो गया दोस्तों कि प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया था पूरे साम्राज्य को। कितने, 15 पार्ट में 15 सूबों में बांट दिया गया था, हर का अपना अपना हेड होता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, निगेटिव चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यूरोपीय देश स्थापित प्रथम कारखाना, मतलब जो देश हमारे देश पे आए थे यूरोपीय देश जो मतलब यहाँ पे शासन किया है, उसमें किसका कारखाना प्रथम कारखाना कहाँ पे था दोस्तों, उसको मिलान करना, सही नहीं करना है दोस्तों। इसमें जो आंसर होगा गलत वाला होगा, ठीक है, जो क्योंकि निगेटिव पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों पुर्तगाल जो है कोचीन में पहला कंपनी स्थापित किया था, ये सही है दोस्तों। डेनिश ट्रैंकोबोर में किया था, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। डच जो है मुसलीपट्टनम में किया था, ये भी सही है दोस्तों। और फ्रांसीसी जो है दोस्तों कहाँ, फ्रांसीसी जो है कालीकट में नहीं किया था दोस्तों, ध्यान रखिए। फ्रांसीसी जो है कालीकट में नहीं किया था, कहाँ किया था दोस्तों, तो फ्रांसीसी जो है सबसे पहले अपना कारखाना जो है भारत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे दोस्तों, सूरत में स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बात है क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है दोस्तों आज के बाद सुधार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, वो कौन था, पहला अंग्रेज था जॉन मिंडेल हॉल। कौन था दोस्तों, जॉन मिंडेल हॉल था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन था, जॉन मिंडेल हॉल था दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है दोस्तों, तो लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था दोस्तों, तो जहांगीर शाह को कहा जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
और इसमें दोस्तों मुअज्जम जो है उसको बेसाह बेखबर कहा जाता है दोस्तों। इसको अपना राजपाट में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था दोस्तों, मुअज्जम को, ठीक है दोस्तों। और फर्रुख सियर को दोस्तों घृणित कायर कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है दोस्तों। ऐसा इसके बारे में धाती मतलब लिखा गया है किताब में कि ये जो है नंगे दरबार में घूमने लगता था, कभी कभी लेडीज का कपड़ा वगैरह पहन के भी घूमने लगता था दोस्तों, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इतिहास में बोला गया। बात है क्वेश्चन नंबर 15 पे, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों? तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों? तो मुबारक उद दौला था। कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों? तो मुबारक उद दौला था दोस्तों। 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो ये की थी बी.डी. सावरकर ने दोस्तों, ठीक है। इसने ही दोस्तों अभिनव भारत संस्था की भी स्थापना की है, महाराष्ट्र के थे दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, बेद समाज की स्थापना किसने की? तो बेद समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बताइए किसने की थी? तो बेद समाज की स्थापना जो है दोस्तों श्री धड़लू नायडू ने की थी, ठीक है दोस्तों, श्री धड़लू नायडू ने की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, पाइका विद्रोह दोस्तों, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था दोस्तों बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। अब आता है फिर से दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत आंसर जो होगा आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बोला गया दोस्तों कि बंगाल गजट जो है दोस्तों इसका संस्थापक कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था, 100% सही है दोस्तों। सोम प्रकाश का कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, एक भी सही है। और बंगदूत का कौन था? राजा राम मोहन है। तो दोस्तों इसमें सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो कोई उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्या है मतलब क्या होगा, ये जो सारा सही है तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं, तो कोई उपयुक्त में से कोई भी नहीं जो है दोस्तों, मतलब क्या हो गया, गलत नहीं है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो वो हुई थी 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत हुई थी दोस्तों। 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत दोस्तों ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 के जो वुड डिस्पैच है इसको भारतीय क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 1773 से लेकर 1785 के रेंज में था, ध्यान रखिएगा। इन्हें दोस्तों न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। फादर ऑफ क्या कहते हैं दोस्तों, जुडिशरी सिस्टम मतलब कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी दोस्तों? तो सबसे बाद में घटित कौन सी घटना हुई? तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में दोस्तों कब मिलाया गया था? 1843 में। प्रथम आंग्ल जो और सिख युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था दोस्तों। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है दोस्तों 1856 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1885-86 के रेंज में आया था, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि कौन जो है सबसे बाद में घटित हुआ। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे बाद में जो घटित हुआ है वो है दोस्तों तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं इस रिपीट कर देता हूँ इसका डेट को, कब ये कौन सा घटना कब हुआ था। सिंधु को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1843 में मिलाया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 86 में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था दोस्तों। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है दोस्तों सबसे बाद में घटित हुआ है। बात है क्वेश्चन नंबर 23 पे, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो M.G. रनाडे साहब, G.V. जोशी, S.H. चिपलूनकर जो है जो इनमें से तीनों जो है दोस्तों क्या थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था इसका स्थापना।
तो उपरोक्त सभी जो होगा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज यूल थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? किस तिथि को की गई थी दोस्तों? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। लंदन में करजन बायली की हत्या किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो करजन बायली की हत्या दोस्तों किसने की थी? मदन लाल ढींगरा साहब ने की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1909 ईस्वी के करीब में की थी दोस्तों, ध्यान रखिए। 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन बायली की हत्या कर दी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है दोस्तों CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब दोस्तों? तो कांग्रेस के नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, उसमें किया गया था दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में? तो राघवाचार्य की अध्यक्षता में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा CR दास। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो इसने सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के जो दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन हो गया आपका फ्रांस का, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च। मुसोलिनी कहाँ का था दोस्तों? तो इटली का था, ठीक है, और इटली की राजधानी रोम है। तो मुसोलिनी के रोम मार्च थी और नेपोलियन के पेरिस मार्च से गांधी जी के दांडी मार्च का तुलना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? 5 थी। कौन कौन सी थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों। मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार था तथा उड़ीसा था। एक बार फिर से सुन लीजिए। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। बात है क्वेश्चन नंबर 30 पे। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था दोस्तों? किसने किया था? तो भूमिगत रेडियो का संचालन जो है दोस्तों उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, तीनों ने मिलकर किया था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों। गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? इसको दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है बीपीएससी। तो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है दोस्तों? तो किसका है बताइए दोस्तों, किसका है? बताइए जो दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये होगा दोस्तों मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी की तरह, पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो मंगल जो है दोस्तों अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ भी दोस्तों इसी तरह का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन का मान है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति क्या कहते हैं? उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है दोस्तों जेरोफाइटा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जेरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 35 पे। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो वर्मी कल्चर जो है दोस्तों केचुआ पालन से संबंधित है दोस्तों। अगर वर्मी का आपको हिंदी आता है तो वैसे भी आप समझ सकते हैं इसको दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है दोस्तों किस नदी पे है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है दोस्तों भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है दोस्तों, भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों?
तो वो है दोस्तों आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा दोस्तों बताइए? तो इसमें दोस्तों आप बताइए कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान, मतलब कहाँ पे दोस्तों? वन पे रिसर्च वगैरह कहाँ होता है? तो देहरादून में होता है दोस्तों, देवभूमि देहरादून में होता है, उत्तराखंड की राजधानी है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों जोधपुर है, राजस्थान का शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? शिमला में है दोस्तों। तो ऊपर का सारा सही है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप सही सुमेलित पूछा है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 39 पे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ठीक है, महिला के साथ दोस्तों क्या होता है कि पहले लोग बहुत दुर्व्यवहार होता था, तो उसी से बचने के लिए जो महिला संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 2005 ईस्वी में आया था। कब आया था? 2005 ईस्वी में आया था दोस्तों। हालांकि यह पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर 40 में, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 में, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? बीबीसी जो है दोस्तों स्पोर्ट्स का क्या करती है, एक तरह से अवार्ड देती है। तो 2022 का जो बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन, मतलब लेडीज कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो है स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है दोस्तों मीराबाई चानू को दोस्तों। क्या करती है वो? तो वेट लिफ्टिंग करती है दोस्तों। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती है, इसके लिए उसको क्या मिला है दोस्तों? मतलब एकदम बहुत ही अच्छा खेली थी, इसके लिए उसको मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये कहाँ पे किया गया था बताइए? तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? भोपाल में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है ये सब दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं दोस्तों? तो कहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों ये जो भंडार मिले हैं बताइए कहाँ पे मिले हैं? तो दोस्तों भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? तो ये जो है दोस्तों आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कौन सा जिला है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जिले का रियासी जिला है, रियासी जिला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रियासी जिला में दोस्तों सलाला हैमाना इलाके में दोस्तों लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। बात है क्वेश्चन नंबर 44 पे, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 23-24 का बजट कितने का है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आपका कितना का हो जाता है? तो हो जाता है दोस्तों आपका 45.03 लाख करोड़ का। ठीक है दोस्तों, तो 45.03 लाख करोड़ का दोस्तों ये बजट है 2023-24 वाला। ध्यान रखिएगा। आप देखिए आपके हिसाब आप लोग के लिए कितना बजट निकल कर आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ये सब चीज़ थोड़ा चेंज होते रहता है दोस्तों। जैसे अभी मैं पढ़ाऊँगा कुछ दिन के 1-2 महीने के बाद फिर ये चेंज होते रहेगा, तो इसको दोस्तों आप लोग अपना जो है कमेंट नहीं पेश कीजिएगा कि ये है दोस्तों चाहिए है, मैं जो अभी है उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फागू चौहान जो है दोस्तों कहाँ का दोस्तों? फागू चौहान जो है दोस्तों मेघालय का कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसमें कह रहा है कि फागू चौहान का सिक्किम का राज्यपाल है, बताइए। तो दोस्तों ये नहीं है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों क्या है? शिव प्रताप शुक्ला है, तो दोस्तों ये सही है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश का भी कौन सा है दोस्तों? शिव प्रताप शुक्ला। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर पे ज़्यादा मतलब आप करेंट डाटा हमेशा पढ़ते रहिए और उसके हिसाब से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अमिताभ कुमार के द्वारा द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक लिखी गई है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो किया गया दोस्तों फिजी में। ठीक है दोस्तों, फिजी में किया गया था, ध्यान रखिएगा 12वां है। और इसमें दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। बात है क्वेश्चन नंबर 48 में, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? किस देश के थे? तो थे दोस्तों मिस्र के। दोस्तों मिस्र के थे, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है दोस्तों? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो कौन सा स्थान है बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान है? तो वो है 40वां। ठीक है, 40 स्थान जो है दोस्तों इंडिया का रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? तो किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? नाक में डालने वाला जो है वैक्सीन, वो किया है दोस्तों भारत बायोटेक ने किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा दोस्तों? तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम नहीं रहेगा तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो उन रोगों को दोस्तों चिरकालिक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चिरकालिक मतलब बहुत समय से। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पे, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों इसमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है दोस्तों? हरित लवक है दोस्तों। ठीक है, हरित लवक जो है दोस्तों क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे दोस्तों, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है दोस्तों? तो किस दिशा में होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है दोस्तों। ठीक है, फ्लोएम जो है तो दोस्तों क्या करता है? फूड को ले जाता है, और जाइलम जो होता है दोस्तों पेड़ पौधे में क्या करता है? जल को ले जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 56 पे, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं दोस्तों, कहाँ पे संचित रहते हैं? तो दोस्तों पत्तियों में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोशिकीय रिक्तियों में रहते हैं, ये भी सही बात है। छाल में रहते हैं, ये भी सही बात है। इसका उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 57 पे, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक है होते हैं दोस्तों। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन चीज़ सहायक होता है दोस्तों? तो होता है ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स क्या है दोस्तों? हार्मोन है जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 58 पे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों किस दर्पण द्वारा मिलता है? तो वह है अवतल दर्पण द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है दोस्तों? ठीक है, कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है? तो वह दोस्तों अनंत। ठीक है दोस्तों, अनंत तक की दूरी को वो साफ साफ देख सकता है दोस्तों, सामान्य नेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन नज़दीक अगर पूछा था तो होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अगर नज़दीक 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आप किसी चीज़ को लगेगा तो आप आँख सही से नहीं देख पाएगा, और आप वैसे नॉर्मल आँख है तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं दोस्तों, अगर सीधा डायरेक्शन में होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 61 में, विस्थापन की दर को कहा जाता है दोस्तों। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहे, अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वेग, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी कहा जाता है। ds/dt क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का, दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है दोस्तों? तो उनके बीच की दूरी के दोस्तों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या होता है दोस्तों? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स बराबर Gm1 m2/r²। ठीक है, तो r जो हो गया दोस्तों दूरी हो गया, नीचे में आ जाता है, तो वही जो है उसका उल्टा हो जाएगा। r² मतलब समझिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात है क्वेश्चन नंबर 63 पे, कह रहा है निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है। कौन जो है दोस्तों लवण का उदाहरण है? तो दोस्तों NaCl जो है दोस्तों क्या है? लवण का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। HCl क्या है दोस्तों? एसिड है। KOH क्या है दोस्तों? बेस है। NaOH भी क्या है? बेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो Mg+2 में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 12 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से 2 चार्ज है तो क्या हो जाएगा? 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, द्विबंधन वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से 2 बंधन दिया जा रहा है, ठीक है, किसी भी एटम के बीच में, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए सिंगल में दोस्तों तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, और ट्रिपल में पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सिंपल कि अगर आपसे एक बंधन पूछा जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 बंधन में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और 3 बंधन में 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। दोस्तों अब आज के बाद इस क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है दोस्तों ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, सभी गैस का अवयव है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं दोस्तों। तो दैनिक जीवन में किसका उपयोग करते हैं? तो H2O मतलब जल का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैनिक जीवन में हमेशा जल का उपयोग बराबर करते हैं। वैसे दोस्तों NaCl का भी उपयोग करते हैं। NaCl का मतलब होता है दोस्तों रॉक सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं, नमक। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग यूज नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? सांस नहीं लेते, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा H2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील विद्यमान होता है दोस्तों? तो कौन सा क्रियाशील विद्यमान होता है? तो वो होता है CHO दोस्तों। अगर एल्कोहल पूछा जाए तो एल्कोहल श्रेणी में दोस्तों हो जाता है OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में हो जाएगा दोस्तों COOH, और एमाइड में हो जाएगा दोस्तों NH2, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 69 पे। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारे संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों क्या है? तो कानूनी अदालत द्वारा दोस्तों अपरिवर्तनीय है, ध्यान रखिएगा। कानूनी अदालतों द्वारा क्या है दोस्तों? अपरिवर्तनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा? तो 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 70वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। बात है क्वेश्चन नंबर 71 पे। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो उसका जो होता है दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या हो गया दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व, ध्यान रखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो होता है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव भी बोल सकते हैं दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी भी इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों? तो स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है दोस्तों? तो होगा कानून और व्यवस्था। इसका जो कंट्रोल दोस्तों राज्य सरकार करती है, स्थानीय सरकार नहीं करती। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 में दोस्तों। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है दोस्तों? किस अनुसूची में दोस्तों? तीसरी अनुसूची में। ये दोस्तों बस नाम का शपथ है, बाकी तो ये लोग का अलग ही लेवल होता है एक बार जीतने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए? तो अनुच्छेद 49 में वर्णित है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC एंड ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो बताइए किसमें दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 335 में, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर, इसको दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बराबर पूछता है। बात है क्वेश्चन नंबर 77 पे। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है दोस्तों। किसका अभिलक्षण है दोस्तों? तो आर्थिक आयोजन जो है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दोस्तों एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों? वस्तुओं का परिवहन जो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पर दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है दोस्तों? तो लगभग 16.2% मतलब ठीक है, जितना भी है दोस्तों उसमें 16.2% जो है शहरीकरण का स्तर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है दोस्तों? तो किस में शामिल है बताइए दोस्तों? केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है दोस्तों। सक्षमता को सामान्य लाना, ये भी सही है दोस्तों। हरित विकास, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, ये भी सही है दोस्तों। वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर, ये भी सही है दोस्तों।
इसके अलावा भी कई और है दोस्तों, उसमें है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, और उसके बाद निहित क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए, बुनियादी ढांचा एवं निवेश होना चाहिए, युवा शक्ति होना चाहिए। ये जो है दोस्तों सप्तऋषि के अंतर्गत आता है, तो इनमें से सभी जो है इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है दोस्तों? तो कौन सा पुराना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में? तो वो है दोस्तों आपका खड़गपुर जो पहाड़िया दोस्तों, बिहार के संबंध में दोस्तों खड़गपुर जो पहाड़िया है वो दोस्तों सबसे भूतात्विक दृष्टि से बोल सकते हैं पुराना है। बात है क्वेश्चन नंबर 82 पे, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है दोस्तों? बताइए। तो वो है दोस्तों रामेश्वरम द्वीप है दोस्तों, ठीक है, भारत में श्रीलंका के मध्य है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गंगा, ठीक है दोस्तों, सबसे पवित्र नदी भी इसी को बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे लंबी है, लेकिन भारत में जब बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी गंगा है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 84, रेगुर किसका नाम है दोस्तों? तो रेगुर दोस्तों काली मिट्टी को बोला जाता है, किसको? ब्लैक सॉइल को दोस्तों रेगुर मिट्टी बोला जाता है दोस्तों, कपास की उपज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 85 पे, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है नक्षत्र, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों 22 मार्च टिक हो गया, 22 अप्रैल होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर कितना होगा दोस्तों? बताइए। दोस्तों 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर हो गया? 90 × 4 360 मिनट, 360 मिनट का मतलब कितना होता है दोस्तों? 6 घंटा। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर आ जाएगा? 6 घंटा आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88 पर, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है? तो है दोस्तों बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा जो है दोस्तों हिंद महासागर की धारा नहीं है, बाकी जो सब है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा झील जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो बियर, ठीक है, बियर पीने वाला नहीं दोस्तों, ये है झील, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे, कहता है कि जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, कुछ बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है दोस्तों जैव विविधता का क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। कम से कम 5 आदमी को ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी आदमी देख रहे हैं आप दोस्तों, कम से कम इतना प्यार बनाइए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाकर लेते आता रहूँ दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। बात है क्वेश्चन नंबर 91 पे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है दोस्तों, किसके कारण होती है? तो होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। बात है क्वेश्चन नंबर 92 पे, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ दोस्तों? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्योटो प्रोटोकॉल से दोस्तों। क्या दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93 पे दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सबको स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों एग्जाम में ये सब डेट है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94 पे दोस्तों, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शैक्षिक तथा शोध संस्थानों में, मतलब एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट में दिया जाता है। सही बात है दोस्तों। वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षक को दिया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है दोस्तों, कहाँ पे है? बताइए दोस्तों, जैविक उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो वो है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में जैविक उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 पे। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97 पे दोस्तों। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। तो दोस्तों राजनीति तो दोस्तों हम बिहारियों के दोस्तों ब्लड में बहता है, तो बताइए तो विधानसभा का टोटल कितना सीट है बिहार में, तो वह 243, ध्यान रखिएगा। और लोकसभा का कितना है दोस्तों, तो 40 सीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, विधानसभा से दोस्तों विधायक बनता है, वही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है विधानसभा का, और लोकसभा से दोस्तों वही प्रधानमंत्री बनता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। कौन सा संतुलन संरक्षण से संबंधित है, तो बताइए दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका, कह रहा है कि पहला वन नीति, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा कहता औद्योगिक नीति, चौथा कहता शिक्षा नीति। तो जो पर्यावरण में संतुलन के लिए दोस्तों वन पे भी नीति होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण का सुरक्षा का भी नीति होना चाहिए, औद्योगिक नीति भी होना चाहिए और शिक्षा नीति भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका सभी चारों ऑप्शन सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 पे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो दोस्तों आपका घास का मैदान। इसलिए दोस्तों कि जब तक आप घास के मैदान को लगाइएगा नहीं तब तक क्या होगा, ये उपजेगा नहीं। सॉरी दोस्तों, इसमें धान का खेत होगा, मिस्टेक से हो गया है, मैं समझा देता हूँ। इसमें देखिए, धान का खेती जब तक आप नहीं कीजिएगा हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये मैन मेड है, मतलब कृत्रिम है। वन तो दोस्तों नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, झील भी प्राकृतिक होता है, घास का मैदान भी प्राकृतिक रूप से उग जाता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों क्या हो गया, धान का खेत जो है दोस्तों इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब दोस्तों आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किसका आंदोलन का नारा है दोस्तों। किसके आंदोलन का नारा है दोस्तों, तो यह दोस्तों चिपको आंदोलन का नारा है, ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन का नारा है दोस्तों। और इसको मतलब आंदोलन को मतलब पूरे इंडिया लेवल पे लाने में किसका योगदान था दोस्तों, हालांकि ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसके द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लगभग 1970 के दशक में दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। किस लिए, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे क्या कर रहे, पेड़ पौधे काट रहे थे। तो आदिवासी लोग जो होते दोस्तों नेचर से बहुत ही ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो लोग क्या कर रहे थे, पेड़ में सट जा रहे थे दोस्तों, पेड़ को पकड़ ले रहे थे कि हमको काटने नहीं देंगे तुमको। तो उसी के लेकर दोस्तों ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इनमें मेन नेता का मतलब मेन लीडर का काम किए थे दोस्तों। तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तक और भी सेशन चाहिए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।